हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा साइंस क्लासेस पर। आज आपके लिए लेके आए हैं 12वीं क्लास केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे मॉडल पेपर में से बोर्ड एग्जाम में। तो पूर्णांक रहने वाला है आपका 56 नंबर का और समय रहने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपसे गुजारिश है वीडियो को स्किप ना करें, एक एक प्रश्न को ढंग से देखें। इनके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें से पेपर में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, आधा नंबर का रहेगा। 18 प्रश्न आधा नंबर के आएंगे, टोटल 9 नंबर के रहेंगे। ऑप्शन टाइप, पहला प्रश्न है ताप बढ़ाने पर किसी विलयन का वाष्प दाब। ताप बढ़ाने पर विलयन का वाष्प दाब सदैव बढ़ता है, तो इसमें आंसर रहेगा ए। दूसरा है, जब विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है तो सांद्रता को किस में व्यक्त करते हैं? पीपीएम में व्यक्त करते हैं या पीपीबी में व्यक्त करते हैं। सेल अभिक्रिया की स्वतः प्रवृत्तता ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त समीकरण होता है डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए और डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा ऋणावेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप में थोड़ी वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग तीव्रता से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? ऑप्शन ए, सक्रिय अभिकारकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। किसी अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? इकाई समय में होने वाला सांद्रता में परिवर्तन। तो वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा सांद्रता बटे समय। सांद्रता का मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर और समय का सेकंड, तो आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन इसमें रहेगा सी, मोल पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। लेंथेनॉइड श्रेणी की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है भैया, और एक्टिनॉइड श्रेणी की भी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, ध्यान रखें, समानता है ये। इसके अलावा जो आपकी संक्रमण धातुएं हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 के ज्यामितीय समावयवों की संख्या कितनी बनेगी? 2 बनती है। इसको सिस्प्लेटिन भी कहते हैं और इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ध्यान रखना। सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और इसके ज्यामितीय समावयवों की संख्या 2 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SN2 अभिक्रिया में बनता है। SN2 अभिक्रियाओं में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ध्यान रखें। SN1 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती कार्बोनाइन का निर्माण होता है, जबकि SN2 अभिक्रियाओं में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3Cl NaNO2 + HCl से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद बनाता है, आंसर है इसमें मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं दिया जाता है। तृतीयक एल्कोहल विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देते हैं। प्राथमिक एल्कोहल विक्टर मेयर परीक्षण के दौरान लाल रंग देते हैं, अंततः द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देते हैं और तृतीयक एल्कोहल कोई रंग नहीं देते हैं। टर्सरी एल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देते हैं, ध्यान रखना। वायु में खुला छोड़ने पर फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है? आंसर है पैराबेंजोक्विनोन बनने के कारण। नेक्स्ट है, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से भैया ये एल्डिहाइड का निर्माण होता है प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट है, द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है? द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से बनता है कीटोन, आंसर डी। ध्यान रखें, प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं Cu उत्प्रेरक और 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है और द्वितीयक एल्कोहल से बनता है कीटोन, ठीक है, ध्यान रखें। तृतीयक एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, इसका
डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। ध्यान रखें, आगे काम आ सकता है ये। चलिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रीनयार अपकर्मक की CO2 से अपक्रिया द्वारा उत्पाद का जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ग्रीनयार अपकर्मक का जो एल्किल समूह है उससे एक अधिक होती है, क्योंकि CO2 इसमें ऐड होता है। ध्यान रखें, श्रृंखला के आरोहण में ये अभिक्रिया प्रयुक्त करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संक्रमण अवस्था RNH2 एल्किल एमीन है। नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था कैसे निकालेंगे? H इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, संकरित कक्षकों की संख्या। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 1 और 2 बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और एक लोन पेयर है तो कितना हो जाएगा? 4, और संकरण हो जाएगा इसका sp3। आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक एमीन नहीं है। पहला प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन है, तो ये तृतीयक एमीन है। ऑप्शन डी जो है वो तृतीयक एमीन का एग्जाम्पल है, टर्सरी एमाइंस है। ठीक है, अब आ जाते हैं, एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखना, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्राय एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की कोटि क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। ध्यान रखना, शून्य कोटि। क्यों? क्योंकि शून्य कोटि इन अभिक्रियाओं में एंजाइम अपने पृष्ठ पर अभिकारक अणुओं को एडजॉर्ब करता है, अधिशोषित करता है, और जैसे ही अभिकारक अणुओं की सांद्रता बिल्कुल अधिक सांद्रता हो जाती है तो पूर्ण अधिशोषण के बाद में अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग और इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी। अगला क्वेश्चन है, समय के किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। औसत वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का होता है भैया। एक तो होता है औसत वेग, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में हुई कमी या उत्पादों की सांद्रता में हुई वृद्धि औसत वेग कहलाती है। और किसी निश्चित क्षण पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जिनके परमाणु या आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनकी परमाणविक अवस्था एज वेल एज आयनिक अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु वाले एल्किल समूह का कार्बन, इसका संकरण बताइए। संकरण होता है sp3। ध्यान रखना, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह से होने पर किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। ध्यान रखें, देखो कैसे होगा। ये एल्किल हैलाइड है, ये कह रहा है हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह से कराने पर तो क्या बन जाएगा? ROH, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध उपस्थित हो। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध उपस्थित है, क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो आंसर आ जाएगा कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चांस है काफी प्रश्न इनके ये जो है इनमें से
आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CnH2O का होल वाई। ठीक है जी, ये अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित, ये अब अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आ गए, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखें, यहाँ पर एक चीज सिमिलर है सब में, सबकी सांद्रता समान है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है सबकी। यदि सांद्रता समान है तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इनके लिए वांटाप गुणांक आई का मान निकालते हैं। तो Na2SO4 के लिए निकालते हैं वांटाप गुणांक आई का मान। तो Na2SO4 इसको तोड़ेंगे तो 2 तो प्राप्त होंगे हमको Na प्लस आयन, और एक प्राप्त हो जाएगा SO4 माइनस 2। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं यहाँ पर? 3 है ना। तो आई का मान क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे पहले। तो 3/1 बराबर 3, ध्यान रखना। NaCl के लिए आई बराबर क्या हो जाएगा? NaCl के लिए 2 होगा। ग्लूकोज के लिए आई बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि ग्लूकोज का ना वियोजन है ना संगुणन। और Al2SO4 का होल थ्राइस इसमें क्या होंगे? 2 तो Al प्लस 3 है और 3 SO4 माइनस 2 है। टोटल आयन कितने? 5। तो इसके लिए आई बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए, जिसके लिए आई का मान ज्यादा है उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो इसका सबसे अधिक आई का मान है इसके लिए, ठीक है। ग्लूकोज के लिए 1, NaCl के लिए 2 और सोडियम सल्फेट के लिए 3। अब यह कह रहा है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, तो सबसे कम क्वथनांक होगा ग्लूकोज का C6H12O6। फिर किसका होगा? NaCl का। फिर किसका होगा? Na2SO4 का। और सबसे अधिक किसका हो जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि यदि सांद्रता सबकी समान है, कंसंट्रेशन सबकी समान है, तो क्या करेंगे, जिसके लिए वांटाप गुणांक आई का मान ज्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिक हो जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन भी उसके लिए अधिक होगा जिसके लिए आई का मान ज्यादा है। हिमांक में अवनमन उसका सबसे अधिक होगा जिसके लिए आई का मान ज्यादा है। जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म है ना, तो आई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। हिमांक में अवनमन किसके लिए सबसे अधिक होगा? Al2SO4 के लिए। तो ऐसे ध्यान रखना है। नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, कारण क्या है? परासरण। परासरण के कारण क्या होता है? नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाओं का जो द्रव है उसकी सांद्रता कम होगी और नमकीन जल की सांद्रता अधिक है। तो विलायक के कण मतलब जल के कण रुधिर कोशिकाओं से नमकीन जल में आ जाते हैं, जिसके कारण कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस का फैक्टर काम करेगा। चालकता को परिभाषित कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं चालकता कप्पा बराबर होती है चालकत्व इंटू L अपॉन A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि यदि हम L बराबर लें 1 सेंटीमीटर और A बराबर ले लेते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब कहने का इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो बताइए क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर हो जाएगा किसके? जी के। क्यों? L का मान 1 सेंटीमीटर है और A का मान 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, उनके मध्य रखे वैद्युत अपघट्ट विलयन की चालकत्व ही क्या कहलाएगी? चालकता कहलाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है।
तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ध्यान रखना। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स होता है। तो वेग स्थिरांक के मात्रक की सहायता से हम अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1, क्यों, सेकंड इनवर्स है इसका मात्रक। और यदि मोल पर लीटर पर सेकंड होता तो n बराबर हो जाता 0, ठीक है, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, अभिक्रिया 2a प्लस बी टर्न्स टू उत्पाद हेतु अवकल वेग समीकरण लिखिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए देखो अवकल वेग समीकरण क्या होगा, यहाँ पर ए जो है, ए के विघटन की दर क्या होगी, माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब यदि रस समीकरण मति समान नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, रस समीकरण मति गुणांकों का भाग दे देते हैं, बराबर किसके हो जाएगी, माइनस डी बी अपॉन डी टी के, बराबर अभिक्रिया वेग के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और वेग बराबर यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, वेग बराबर आ जाएगा आपका के ए की पावर हो जाएगी 2 और बी की पावर हो जाएगी 1, ध्यान रखें। ये उसका अवकल वेग समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेंथेनॉइड संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के मध्य एक्टिनॉइड संकुचन अधिक होता है, कारण दीजिए। लेंथेनॉइड संकुचन और एक्टिनॉइड संकुचन, इनमें से एक प्रश्न आना तय है बोर्ड में, 100% गारंटी के साथ में इनमें से एक प्रश्न आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको पहले हम लेंथेनॉइड संकुचन और एक्टिनॉइड संकुचन को देखते हैं क्या होता है। लेंथेनॉइड श्रेणी में बाईं से दाईं ओर चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं 4f कक्षकों में, जिसके कारण प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ रहा है और 4f कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लेफ्ट टू राइट चलने पर लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणविक त्रिज्या में कमी होती है, परमाणविक आकार घटता है और ये परिघटना कहलाती है लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड अंकुचन भी कह सकते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार एक्टिनॉइड श्रेणी में बाईं से दाईं ओर चलने पर सेम फिनोमेना होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, 5f कक्षकों में, जिनका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है और लेफ्ट टू राइट चलने पर प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, जिसके कारण आकार में कमी होती है, परिघटना एक्टिनॉइड संकुचन कहलाता है, ठीक है जी। ये तो हो गया, दोनों से लगभग सिमिलर परिघटनाएं हो गई। बट क्वेश्चन ये है कि लेंथेनॉइड संकुचन की तुलना में एक्टिनॉइड संकुचन अधिक होता है। इसका रीजन क्या है, एक्टिनॉइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं 5f कक्षकों में, जिनका आकार बड़ा होने के कारण इनका परिरक्षण प्रभाव 4f कक्षक इलेक्ट्रॉनों की तुलना में और दुर्बल होता है। प्रभावी नाभिक की आवेश इफेक्टिव होने से न्यूक्लियर चार्ज में साइज में तेजी से कमी होती है, ध्यान रखना। तो आंसर रहा 5f कक्षकों के बड़े आकार के कारण 5f कक्षक इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकुल यौगिकों के में IUPAC नाम दीजिए। तो देखो यहाँ पर संकुल यौगिक है ये वाला, तो नाम क्या हो जाएगा, पहले क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड है यहाँ पर एथेन 1,2 डाइएमीन। यदि किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आता है तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, 2 के लिए हम लगाते हैं बिस, 3 के लिए लगाते हैं ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस। यहाँ पर कितने लिगेंड है, 3, तो क्या लिखेंगे हम, बिस और कोष्टक में लिख देंगे एथेन 1,2 डाई एमीन, इसका पूरा नाम लिख देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, कोबाल्ट थर्ड आयन, तो इसका नाम हो जाएगा ये। दूसरा देखिए, दूसरे का नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्सिडो, कितने 4 लिगेंड है ना, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी 2, तो कोष्टक में ले देंगे छोटे में सेकंड रोमन संख्या में। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकंड। और IUPAC नाम मोस्टली पूछ लिए जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से, तो इस प्रकार के IUPAC नामों को आप लोग कंप्लीट करके जाएं।
कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, संरचनाओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये लॉन पेयर हो गए इन पर, इधर ओ माइनस, ओ माइनस। अब इसमें क्या होता है, अनुनाद के द्वारा ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, सॉरी ये लॉन पेयर जो है यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे इधर इधर। तो क्या बनेगा, आर सी इधर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इसकी अनुनादी संरचना है। तो ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और इसका यदि हम अनुनादी संकर बनाएं तो अनुनादी संकर बन जाएगा आर सी सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और आंशिक रूप से डबल बॉन्ड इधर बन रहा है, आंशिक रूप से इधर बन रहा है। पहले नेगेटिव चार्ज इस पर था, फिर इस पर आ गया, तो नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसलिए कार्बोक्सिलेट ऋणायन क्या करता है, आवेश का विस्थानीकरण करता है। इसलिए कार्बोक्सिलेट ऋणायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केनमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक है, कारण दीजिए। एल्केनमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक क्यों है, क्यों, देखिए आंसर इसका, ये एल्केनमीन है और ये अमोनिया हो गया। तो ये क्षारकता दर्शाते हैं इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से क्षारकता दर्शाते हैं। जितनी आसानी से लोन पेयर प्रोवाइड कराएंगे प्रोटॉन के लिए, H प्लस आयन के लिए, क्षारकता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एल्किल एल्मीन जो होते हैं, एल्केनमीन, इसमें इसके एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है नाइट्रोजन परमाणु पर, जिसके कारण ये प्रोटॉन के लिए आसानी से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध कराता है एज कंपेयर टू अमोनिया। इसलिए एल्केनमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं, ध्यान रखना। कैसे पढ़ लिखेंगे इसको, एल्केनमीन में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण प्रोटॉन के लिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए अमोनिया से प्रबल क्षार है। ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति निश्चित करने हेतु अभिक्रिया लिखिए। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को निश्चित करने के लिए क्या कराते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं ब्रोमीन जल के द्वारा, और हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है CHOH का होल 4 और CH2OH। ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ, ये वाला एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। तो क्या है, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ग्लूकोज की, जिसके कारण ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, और ये अभिक्रिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, डेट नंबर के, देखिए ध्यान से। 10% W/W जलीय KI विलयन का घनत्व दे रखा है, सांद्रता दे रखी है, KI विलयन की मोलरता पूछ रहा है, और KI का मोलर द्रव्यमान भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पर मोलरता बराबर क्या होती है, आप जानते हैं, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन और 1000 का गुणा करते हैं। अपने पास में क्या क्या चीज़ है, विलय का द्रव्यमान है, कहाँ है, ये रहा। 10% जलीय, 10% NaOH विलयन है ना, तो इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यहाँ पर क्या है, विलय पदार्थ है। तो W भी प्राप्त हो गया हमको। ठीक है जी, और विलयन की मोलरता पूछ रहा है, M भी अपने पास है 166 ग्राम प्रति मोल। हमें क्या चाहिए अब, विलयन का आयतन V चाहिए हमें। तो V कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं विलयन का घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर अपने पास में घनत्व दे रखा है कितना, 1.2,
1.202। द्रव्यमान दे रखा है, परसेंटेज में सांद्रता दे रखी है ना, तो कितना हुआ 100 अपॉन में वी। तो यहाँ से वी क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 1.2। तो वी का मान आ जाएगा, विलयन का आयतन वी बराबर हो जाएगा 100 अपॉन में 1.2। अब अपने पास में क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। मोलरता बराबर क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान गुणा में 1000 बटे एम बी इंटू वी। अब सारी वैल्यू है अपने पास में, विलेय का द्रव्यमान 10 रखेंगे, एम बी 166 हमको दे रखा है, वी हमें मिल गया 100 अपॉन 1.2 और 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोगों को करनी होगी। दूसरा न्यूमेरिकल देखें, 400 केल्विन ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब 0.0821 वायुमंडल है। विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए और आर का मान आपको दे रखा है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, हमें क्या पूछ रहा है, ये विलयन की सांद्रता पूछ रहा है, परासरण दाब दे रखा है। क्योंकि हम जानते हैं विलयन का परासरण दाब पाई बराबर क्या होता है CRT। अब अपने पास में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, पाई है, आर है, टी है, तो सी पूछ रहा है। सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन आर टी। पाई की वैल्यू कितनी है इधर, पाई की वैल्यू दे रखी है हमको 0.0821। आर की वैल्यू दे रखी है अपन कितनी 0.0821। टी कितना दे रखा है 400 केल्विन, तो गुणा में 400। कैलकुलेशन कर लेंगे, रजनीकांत बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्युत्पन्न करना है आपको सूत्र। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेंदी प्रोसेस है। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे आप लोग, कैसे निकालते हैं। ठीक है, टी के बराबर क्या हो जाता है आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। यहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक है, आर नॉट अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, आर टाइम टी पर सांद्रता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा लास्ट में आंसर आपका। कारण देकर समझाइए, क्या समझाना है, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी उच्च क्यों होती है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कणन एंथैल्पी क्या होती है। तत्वों के बारे में बात पूछ रहा है ना कणन एंथैल्पी, तो तत्व धातुओं की कणन एंथैल्पी क्या होगी, एक मोल धातु को उसके गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा उसकी कणन एंथैल्पी कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, धात्विक बंध प्रबल बनते हैं, जिसके कारण इनकी कणन एंथैल्पी उच्च होती है। ठीक है, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षकों में, उतना ही धात्विक बंध प्रबल बनेगा, तो इनकी कणन एंथैल्पी उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण धातु व इनके यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। संक्रमण धातु व इनके यौगिक क्यों रंगीन होते हैं, डी संक्रमण के कारण रंगीन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, इनमें डी संक्रमण होता है, संकुल यौगिक बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलयोजित Zn+2 आयन रंगीन क्यों होता है। तो Zn+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d10। तो इसमें डी कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे युग्मित हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होता है, डी संक्रमण होता ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, Cr+2 आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो Cr+2, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d5 4s1। तो Cr+2 में क्या हो जाएगा 3d4 विन्यास हो जाएगा, इसका d4 विन्यास है। तो इसमें d में 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, 1 2 3 4, n बराबर यहाँ पर क्या है 4। क्या पूछ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण की गणना करवा रहा है। चूंकि हम जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है, एक सेकंड, म्यू बराबर होता है √n × n+2
बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर n बराबर 4 है, Cr+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा, 4.89 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। होमोलैप्टिक संकुल, ऐसे संकुल जिनमें सभी लिगेंड एक समान होते हैं होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, K4FeCN का होल 6 होमोलैप्टिक संकुल है, एक ही प्रकार के लिगेंड है। दूसरा है उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड क्या होंगे, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं बट एट ए टाइम उनमें से एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ में उपसंयोजक आबंध बनाता है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने CN और NC। तो ये क्या है, उभयदंतुक लिगेंड है। साइनो जो होता है इसमें दाता परमाणु अब तो कार्बन है और इस स्थिति में नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कीलेट लिगेंड क्या होता है, ऐसे बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ किसका निर्माण करते हैं, उपसंयोजक बंधन के दौरान चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं, कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। तो एक तो एग्जांपल देखिए, कीलेट लिगेंड का मैंने लिखा EN, एथेन 1,2 डाइमेन कीलेट लिगेंड है, क्यों है, CH2 CH2 और NH2, इधर भी NH2 कीलेट लिगेंड है। जब ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाएगा तो यहाँ पर चक्रीय वलय का निर्माण हो जाता है। ठीक है जी। कैंसर उपचार में प्रयुक्त संकुल कौन सा होता है, सिस्प्लेटन होता है, पहले भी डिस्कस किया था हमने, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये हरामखोर होता है इसलिए नहीं किया जाता, समझ गए। क्यों, H2SO4 क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्या बनाता है, H2O SO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। और इस अभिक्रिया में बने KI की अभिक्रिया है ना, तो KI की अभिक्रिया से क्या बनता है, अल्कोहल की अभिक्रिया में HI, और ये HI से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, H2O और I2। मतलब कहने का ये हुआ, अभिक्रिया में बने HI को किस में ऑक्सीकृत कर देता है, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। इसके कारण इस अभिक्रिया में अल्कोहल की KI के साथ अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो नवजात ऑक्सीजन देगा और अभिक्रिया में बने HI को किसमें, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। HI अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाता, उससे पहले ये इसको ऑक्सीकृत कर देता है आयोडीन में, इसलिए KI के साथ अभिक्रिया में हम H2SO4 यूज नहीं करते, H3PO4 यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए। ये टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है और जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवा रहा है। ठीक है जी। यदि अब आपको ध्यान हो तो पढ़ाया आपने, SN1 अभिक्रियाओं में तृतीयक एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रियाओं के द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रथम पद में मध्यवर्ती कार्बोनाइन का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा, प्रथम पद में CH3 का होल थ्राइस CX, इसका विषमांश विदलन होगा, तो पहले मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनेगा, CH3 का होल थ्राइस C प्लस, क्या निकल जाएगा, X माइनस। अब इस मध्यवर्ती कार्बोनाइन पर आक्रमण करता है यहाँ से OH माइनस। OH माइनस यहाँ पर नाभिक स्नेही का काम करेगा, इस पर आक्रमण करता है हेलोजन परमाणु की दिशा से द्वितीय पद में और तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, तो ये SN1 क्रियाविधि से संपन्न होगी। दूसरी रिएक्शन देखो, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की। ये कौन सी अभिक्रिया से क्रिया करेगा, ये SN2 क्रियाविधि के द्वारा रिएक्शन करता है। और SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, ये एक ही पद में संपन्न होती हैं, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अवकर्मक हेलोजन परमाणु के, यहाँ से CH3X है ना, तो हेलोजन परमाणु के विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा यहाँ से,
हैलोजन परमाणु के यहाँ से आक्रमण करेगा। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण देना है। प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, क्यों होता है? प्रोपेनॉल अल्कोहल है और अल्कोहल में अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंधन पाए जाते हैं, जबकि ब्यूटेन क्या है, उदासीन अणु है जिसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल होंगे। तो प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन आबंधन के कारण इसके क्वथनांक अधिक होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए व आरएनए में 4 अंतर बताइए। ठीक है, बड़ा ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डीएनए आरएनए में से आता है क्वेश्चन हर बार। तो आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक सॉरी आर इनमें क्या होता है, पहला अंतर निकालते हैं हम पेंटोज शर्करा का। तो डीएनए में पेंटोज शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा और आरएनए में होती है राइबोज शर्करा। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है कोशिका के में, और आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और क्या अंतर है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में से कौन सा जलीय क्यूएच के साथ SN1 अभिक्रिया से अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा? ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन। ब्रोमोएथेन में क्या होगी, आबंध एंथैल्पी कम होती है, क्लोरोएथेन में आबंध एंथैल्पी अधिक होती है, तो ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करेगा। अगला प्रश्न है, ब्रोमो सॉरी ये क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और ये कौन सा है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। SN1 अभिक्रियाओं में तृतीयक एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्यों? क्योंकि तृतीयक एल्किल हैलाइड में बना मध्यवर्ती कार्बन आयन अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा क्रियाशील रहेगा। अगला है, सेतजेफ नियम क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन में विलोपन अभिक्रिया को समझाइए। 2 ब्रोमो ब्यूटेन CH3 CH2 CH पर Br लगा दिया हमने, और ये CH3, जब इसको एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं ना, ALC लगा दिया एल्कोहली, तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा कार्बन से तो हैलोजन निकलता है, बीटा कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर बीटा 2 है, एक तो ये रहा एक ये रहा। तो सेतजेफ नियम ये कहता है कि विलोपन अभिक्रिया के दौरान यदि एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें बीटा कार्बन पर ज्यादा एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हों। यदि इस वाले को बीटा माने, यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, अल्फा से ब्रोमीन निकालें, तो ये वाली एल्कीन बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये बीटा कार्बन है, इस पर कितने एल्किल प्रतिस्थापी हैं, एक और एक दो। और यदि इस वाले को बीटा कार्बन मानते हैं और यहाँ से हैलोजन निकालते हैं तो ये वाली एल्कीन बनेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बीटा कार्बन है, अब तो यहाँ पर केवल एक एल्किल प्रतिस्थापी है, तो अब मुख्य उत्पाद रहेगा ये सेतजेफ नियम है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें बीटा कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर 2 एल्किल प्रतिस्थापी है, जिसमें बीटा कार्बन पर अधिक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। इसमें बीटा कार्बन पर मात्र एक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो ये कम मात्रा में बनेगी। ठीक है, ये सेतजेफ रूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम, संरचना, सूत्र लिखिए। द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तो द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल में क्या होगा, OH समूह द्वितीय कार्बन पर जोड़ना है आपको, CH CH3OH, ये द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। IUPAC नाम लिखने के लिए हम मुख्य श्रृंखला का निर्धारण करेंगे, अंकन करो 1 2 का 4, तो OH कौन से पर है, दूसरे पर, नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल बनाने के समीकरण लिखिए। पहला है, बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें बेंजीन से क्या बनाना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा। क्लोरीन की अभिक्रिया करा दो बेंजीन के साथ में FeCl3 की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब क्या करना है, डॉल्स प्रोसेस के द्वारा, डाउ प्रक्रम के द्वारा क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे
कितने टेम्परेचर पर? 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब पर। अब क्रिया कराते हैं। पहले मध्यवर्ती फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, फिर सेकंड स्टेप में इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो फिनॉल का निर्माण हो जाता है। दूसरा है एनिलीन से फिनॉल बनाना है हमको। एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एनिलीन को बीडीसी में कन्वर्ट करेंगे। के लिए क्या करेंगे? नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं। कैसे? ताज़ा बने नाइट्रस अम्ल के साथ। कैसे कराएंगे? सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। क्या प्राप्त हो जाएगा? BDC प्राप्त हो जाएगा, C6H5N2Cl। अब क्या करना है आपको? BDC का जल अपघटन करा दो अम्लीय माध्यम में, N2Cl इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा देंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए पहले हम क्या बनाते हैं? बीडीसी बनाते हैं और बीडीसी का फिर क्या करा देते हैं? जल अपघटन करा देते हैं और हमको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। यह निम्न संरचनाओं के IUPAC नाम दीजिए। देखिए IUPAC नाम इसका लिखेंगे पहले वाले का, तो ये हो गई इसकी मुख्य श्रृंखला 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा? प्रोप 2 in 1 ऑल। ठीक है, दूसरे में मुख्य श्रृंखला 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, ये नाम हो जाएंगे इनके। निम्न अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल की कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। तो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में फिनॉल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये फिनॉल है और प्लस Br2 किसकी? CH2 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल व पैराब्रोमोफिनॉल। यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन है, एथेनॉल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गुजारते हैं। कहने का मतलब एथेनॉल वाष्प को रक्त तप्त कॉपर के ऊपर से 573 केल्विन पर गुजारते हैं तो क्या बन जाता है? प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं। ये रहा CH3CHOH और ये CH2OH। ये रहा ऐसा। कॉपर उत्प्रेरक 573 केल्विन ताप, तो यहाँ से क्या निकल जाता है? वे हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। वे हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CHO प्लस H2, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नाम। तो ये क्या है? ईथर, पहले वाला ईथर है। एल्कोक्सी समूह मैथोक्सी, ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2 मैथोक्सी। दूसरे पर क्या लग रहा है? मैथोक्सी और प्रोपेन। ठीक है, अगला क्या है? ये मुख्य श्रृंखला है 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनिलीन व एथिलअमीन में विभेद कैसे करेंगे? एनिलीन व एथिलअमीन में विभेद कैसे करेंगे? तो ये रहा एनिलीन। ठीक है, और ये रहा एथिलअमीन C2H5NH2। तो एनिलीन का डाईएजोटीकरण कराते हैं तो BDC का निर्माण होगा, N2Cl। और एथिलअमीन का डाईएजोटीकरण कराते हैं तो BDC का निर्माण न होकर एल्कोहल का निर्माण होता है। अब क्रिया आपने डिटेल में पढ़ी होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है? देखो एनिलीन में क्या है होगा? ये एनिलीन है। तो इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही अवकर्मक ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ते हैं। बट इसकी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? कोई सी भी ले लो, चलो एल्किलीकरण ले लेते हैं CH3Cl, और ये हमेशा किसकी उपस्थिति में होती है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में।
ये लुईस अम्ल है, तो ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो ये क्या करता है, एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु से लोन पेयर ग्रहण करके यहाँ पर संकुल का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर संकुल का निर्माण हो जाएगा तो ये लोन पेयर अनुनाद के लिए उपलब्ध ना होगा, और तो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि नहीं होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण इस पर नहीं हो पाता है, इसलिए एनिलीन प्रिडेल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल समीकरण देना है कार्बोलेमीन अपक्रिया, या फिर आप इसको कह सकते हैं हाफमान कार्बोलेमीन अपक्रिया। ठीक है, तो कार्बोलेमीन अपक्रिया में क्या होता है, प्राथमिक एमीन देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। प्राथमिक एमीन की अपक्रिया एल को NaOH के साथ करवाते हैं, KOH ले सकते हैं, NOH ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, तो दुर्गंध युक्त पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बोलेमीन अपक्रिया। ठीक है, डाई एजोटीकरण अपक्रिया में क्या होगा, इसमें एनिलीन की अपक्रिया कराते हैं ताज़ा बने नाइट्रस अम्ल के साथ NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, BDC का निर्माण हो जाता है। ये डाई एजोटीकरण अपक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एनिलीन एवं एन मैथिल एनिलीन में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। तो इनमें विभेद करना है, एनिलीन तो क्या है, प्राथमिक एमीन है, और एन मैथिल एनिलीन क्या है, द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन आपमान कार्बोलेमीन अपक्रिया नहीं देता है, जबकि एनिलीन जो है प्राथमिक एमीन है, कार्बोलेमीन अपक्रिया देता है। इसके द्वारा हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यही आंसर है इसका, भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। डाई मैथिल एमीन मैथिल एमीन से प्रबल क्षार है, कारण दीजिए। तो डाई मैथिल एमीन लिखा मैंने, सॉरी, CH3NH तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। ये दोनों एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध हो जाता है त्यागने के लिए, प्रोटॉन को त्यागने के लिए क्षारीयता बढ़ जाती है। जबकि मैथिल एमीन में केवल एक एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव लगा रहा है, यहाँ पर कितने लगा रहे थे, दो एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर रहे थे, जबकि यहाँ पर केवल एक मैथिल समूह प्लस आई प्रभाव लगा रहा है, इसलिए दुर्बल क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों एनिलीन से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करोगे। पहला है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन क्या करेंगे, एनिलीन की अपक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, वाटर, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। अगला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो अभी बताई थी ये रिएक्शन, BDC कैसे बनाना है आपको, BDC एनिलीन की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो BDC का निर्माण हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न खंड H2 तथा O2 का उपयोग करने वाले ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं का समीकरण और उपयोग भी लिख लेंगे अपने आप, बड़ा क्वेश्चन है। अगला है, साम्यावस्था पर डैनियल सेल के लिए नैन समीकरण लिखिए एवं ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल और केसी के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या होता है इसमें, ई ऑफ सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। ठीक है, अब सामने ये तो हो गया नैन समीकरण डैनियल सेल के लिए। अब हम बात करते हैं साम्यावस्था पर। तो साम्यावस्था पर क्या होता है, ई ऑफ सेल बराबर हो जाएगा आपका 0 वोल्ट, इसका मान 0 रख देंगे, तो अपने पास में क्या आएगा, ई नॉट ऑफ सेल बराबर आ जाएगा 0.0591 अपॉन एन बराबर यहाँ पर 2 होगा लॉग, और साम्य अवस्था पर उत्पादों व क्रियाकारकों की सांद्रताओं का अनुपात हो जाता है Kc। ये संबंध निकल के आ जाएगा।
कार्बोक्सिलेटेड आयन की अनुनादी संरचना अभी बनाई थोड़ी देर पहले। CH3COOH से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे? एथेन एथेनोइक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको गर्म करा हमने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ से H2O निकाल देंगे। अब बचेगा अपने पास में CH3 C डबल बॉन्ड ये वाला O, इधर से C डबल बॉन्ड और CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। दूसरा है मैथेन। मैथेन कैसे प्राप्त करेंगे इससे? एसिटिक अम्ल से CH3 COOH की अभिक्रिया पहले NaOH से करवा दो, क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COONA, सोडियम एसीटेट। इसको गर्म करेंगे सोडा लाइम के साथ में, NaOH और CaO का सम्मूलन मिश्रण, यहाँ से निकल जाता है Na2CO3 और ये वाला H इस पर जुड़ जाएगा और हमको मैथेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एसीटेमाइड कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, तो यहाँ से अमोनिया पर लोन पेयर है और यहाँ से H प्लस निकलता है, तो ये बन जाता है CH3COO माइनस NH4 प्लस। ठीक है। अब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ऐसे H2O निकल जाएगा और एसीटेमाइड प्राप्त हो जाएगा, ONH2, और क्या निकल जाएगा इसमें? H2O, यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। वुड्स अभिक्रिया पुरानी अभिक्रिया हो गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है वुड्स अभिक्रिया में? एल्किल हैलाइड को किसके साथ में? सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, दुगनी संख्या में कार्बन युक्त एल्केन प्राप्त होगा। एल्डोल संघनन में क्या करेंगे हम? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन, या तो समान एल्डिहाइड या समान कीटोन को गर्म करते हैं तनु NaOH की उपस्थिति में, तो पहले तो बनता है एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्न यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये ईथर है, ये कीटोन है, ये एल्कोहल, ये एल्डिहाइड। एल्कोहल का क्वथनांक सबसे अधिक होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, तो एल्डिहाइड का होगा सबसे दूसरे नंबर पर कम, फिर कीटोन का होगा, सबसे कम हो जाएगा ईथर का। तो यहाँ पर क्रम क्या हो जाएगा? सबसे कम तो हो जाएगा ईथर का, फिर हो जाएगा कीटोन का, फिर हो जाएगा एल्डिहाइड का और सबसे अधिक हो जाएगा एल्कोहल का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका मॉडल पेपर कंप्लीट। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को, बच्चों को पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।